अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कर्ज यानी कर्ज का एक नाम है जिसमें एक फर्द भी गिरफ्तार हो सकता है या उसका शिकार हो सकता है या उसको ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है, उस शक्ल में उसको कर्ज की कैफे से गुजरना पड़ता है। पहले मैं इनफरादी तौर पर बात करता हूँ कि अब ये देखना है कि इसके मुहर्रकात जो कर्ज लेने की वजह है वो क्या है। यानी कर्ज उस वक्त लिया जाता है या तो अल्टरनेट हम एक प्लान करते हैं कि मैं अगर कर्ज लूंगा तो मैं इस अंदाज से अदा कर दूंगा जिसमें उसकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी, इसमें कोई इशू नहीं। वजह क्योंकि अक्सरियत आप हम देखिए हम इसमें से गुजरते हैं और हम एक प्लान करते हैं, या अगर ये मैं कहूं कि हम प्लानिंग कर कर कर्ज लेते हैं। ये हुआ जाती नोयत। एक ऐसी सूरत होती है कि जिसमें आपको कर्ज बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है और आप परेशान होते हैं, जो भी आपने कोई ज़रूरत पूरी करनी होती है उस पर फिर गवर्नमेंट के अदारों को चाहिए कि या गवर्नमेंट अपनी एक प्लानिंग करे कि ऐसे मजबूर बेकस लोग या ऐसे खुददार लोग जो किसी से कोई मदद नहीं लेना चाहते, उनको आसान तरीके से किस तरह अपनी किस्त के हिसाब से या उनको एक टाइम पीरियड दिया जाए कि जी इस पीरियड के बाद आपसे इतनी अमाउंट ली जाएगी। इसका बेस्ट तरीका तो मैं आपको ये बताऊं, बेहतरीन तरीका ये होगा कि जिसने कर्ज लेना है उसकी पहुंच देखिए कि वो किस जराए से किस तरह कर्ज अदा कर सकता है। नंबर एक। नंबर दो, आप देखिए कि उसके अंदर क्या टैलेंट मौजूद है, जिस टैलेंट को गवर्नमेंट इस्तेमाल कर कर उस कर्ज के हिसाब से उसकी किस्त यानी किस्त जो भी उसके अपने एफोर्डेबल होगी या जो काबिल बर्दाश्त होगी, आपने उसकी अहलियत के हिसाब से उसको एक जॉब दे देना है। उस जॉब की सैलरी आप उसको जब स्टार्ट में देंगे उसमें कुछ ऐसा रखिए कि सारी की सारी जो पेमेंट है वो उससे कवर करने की बजाय किस्तों में उससे कवर करते जाइए। कुछ अदारों में ऐसा है, चूंकि ज़ाती तौर पर मुझे एक दो दफ़ा अपने घर में जब ज़रूरत पड़ी तो मुझे कहा गया कि जी जो हमारे हेड हैं उनकी लिमिटेशन ये है, अगर आपको फौरी ज़रूरत है तो आपके हेड की जो है जो स्ट्रेंथ है या उसकी जो अथॉरिटी है उसके हिसाब से आप किस्तें ले, और जैसे ही आप इस किस्तों को अदा कर देंगे, कर्ज को अदा कर देंगे, इसके बाद दोबारा भी ले सकते हैं। मीन्स वो बंदा शख्स, दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँगा कि वो शख्स ऑलरेडी जॉब पर था, उसने कर्ज लिया और कर्ज को अपनी तनख्वाह में से कमेटी की शक्ल में जो उसकी पहुंच थी उसके हिसाब से उन्होंने कहा जी इतना आपसे काटा जाएगा, और वो महसूस नहीं हुआ। दूसरी चीज, गवर्नमेंट ऐसी स्कीम अनाउंस करे कि अगर किसी शख्स की कोई भी जरूरत है, अपने बच्चों की शादी के हवाले से कोई भी है, उसे एक पैकेज दे दे। पैकेज क्या कि आपकी क्या लिमिट है जिसके अंदर कितनी किस्तें जो बनेंगी, उससे एक्स्ट्रा किस्तें इतनी होंगी जो नफे की शक्ल में जो लोन देगा उससे वो उसे वसूल करेगा। ये सूद की के मामले में मैं नहीं ला रहा, मैं बिल्कुल इसको क्लियर कट दूसरे अंदाज से बता रहा हूं। क्योंकि मिसाल के तौर पर लेट से मैं एक मिसाल देता हूं, आपने वॉशिंग मशीन अपने घर वालों के लिए लेनी है या कोई ऐसी चीज लेनी है, कंप्यूटर लेना है या जो भी चीज लेनी है, तो सहूलत नहीं है तो कुछ कंपनियां प्रोवाइड करती हैं किस्तों के हिसाब से। मैं ज़ाती तौर पर इसका खुद भी मैंने अपने इसे फ़ायदा उठाया। उन्होंने हमारी रिप्यूट जब देखी तो उसकी वजह से मैं यानी हमने बेहतरीन पेमेंट की लेकिन अपनी सहूलत के हिसाब से, उसमें एक्स्ट्रा जो किस्तें बनी, लेट से अगर वो 20 बनती थी, 20 की बजाय 25 बनी, और उसमें टाइम जो है बढ़ गया। अपनी सहूलत के हिसाब से हमने कहा था कि हम इतनी किस्तें 25 की बजाय हम 30 किस्तें दे देंगे। हमने दी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन उनको फ़ायदा क्या हुआ कि हमें जब उन्होंने ये सहूलत दी तो हमने अपनी फैमिली या अपने दूसरे जानने वालों को भी उनको बिजनेस लेकर दी। ये एक तरीका लोन का सिस्टम जो मैं बता रहा हूं, अगर इस तरीके से आप देंगे तो बहुत बेहतर होगा। अब आ जाए नेशनल लेवल पर जो हम कर्ज लेते हैं, अब उसमें आप एक तरीके कार रख लें कि अदारों को ना बेचें। अदारों को बेचने की बजाय आप कॉन्टैक्ट ये कर लें जिसको कहते हैं BLT, बिल्ड लीज ट्रांसफर, कि जो भी आए इन्वेस्ट करे और उसके साथ आप तय कर लें कि जी 5 साल या 10 साल की जो अर्निंग होगी
वो आपको दी जाएगी, उसमें प्रॉफिट वगैरह सब कुछ होगा। 10 साल के बाद ये हमारा एसेट्स होगा, यानी हमारा जो है ना, एक किस्म क्या, दूसरे अल्फाज में हमारा सरमाया होगा या हमारे एसेट्स के हिसाब से ये असासे होंगे। ये एग्जाम्पल 93 में अडॉप्ट की गई थी हमारे पीटीसीआर में। उसमें कहा जाता था बीएलटी एक्सचेंज। हमारी बीएलटी एक्सचेंज सियालकोट में बनी हुई है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं। और उसमें बाकायदा ट्रेनिंग का पैकेज भी रखा गया था। फिर उनको कहा गया था कि आप अपनी इंडस्ट्री भी इधर लेकर आए, उसको भी आप यहाँ इंस्टॉल करें और हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग दें। और वो बड़ी कामयाब हुई। यानी ये चीज़ें अगर आप अपनाएंगे तो कर्ज की कैफियत से निकल आएंगे और आपको अदारे बेचने नहीं पड़ेंगे, बल्कि आपके अदारे प्रॉफिट में जाएंगे। ये मिसाल मैं दे रहा हूँ पीटीसीएल के अंदर, जो 93, 94 के अंदर जब अल्कैटल का प्रोजेक्ट आया था, उस प्रोजेक्ट के अंदर ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी और अल्कैटल की पूरी इंडस्ट्री भी इधर इंस्टॉल हुई थी। इसी तरह सीमेंस वालों ने बाकायदा डिजिटलाइजेशन जब हुई थी तो उनकी सीमेंस की जी EWSD एक्सचेंजेस वगैरह भी जो लगी, उन्होंने बाकायदा अपने TIP के अंदर टेलीफोन की इंडस्ट्री भी लगाई थी, अपने सेट्स वगैरह वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, उनको भी प्राइवेटाइज कर दिया गया। अब जो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जब ये पॉलिसी आप लोगों ने इंप्लीमेंट की हुई हैं, इसी तरीके से अगर आप अपने दूसरे अदारों के अंदर भी पॉलिसीज या इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे तो आपके अदारे भी बच जाएंगे, अदारे ऊपर की तरफ जाएंगे। चाहे कोई चीज़ आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से खरीदनी है, एविएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, PIA के हवाले से उसने अगर जहाज़ खरीदने हैं, जो भी है, उसके भी पैकेज इस तरह कीजिए और उस पैकेज के हिसाब से जो प्राइवेटाइजेशन की शक्ल में आप जो ले रहे हैं वो इसी तरह प्रोजेक्ट की शक्ल के अंदर आप लेकर आएंगे और उनको कहेंगे जी 10 साल तक आपकी अर्निंग आपकी जो होगी वो आपकी होगी, स्टाफ हमारा काम करेगा और उनको ट्रेनिंग एवरीथिंग आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग जो भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह होगा बाहर से आने के बजाय यहाँ पर तैयार किया जाएगा। ये वो पॉलिसी है जिसके ज़रिए आप अपने अदारों को ताकत और कुव्वत के साथ ऊपर ला सकते हैं। आप कहते हैं जी लॉसेस में चले गए, लॉसेस का तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी दी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन या अदारों को बेचने का अल्टरनेट आपके सामने मैंने ये हल जो रखा है, ये वो टिप्स आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ जो हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखा और इसके ऊपर जब गवर्नमेंट ने अप्लाई किया तो उसकी पोजीशन बहुत ही बेहतर थी। अब 93 के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स आए या उससे पहले भी जो प्रोजेक्ट्स आए, उसके अंदर एक चीज़ ये थी कि आप लोगों ने जो बाहर से आते थे उनको ये कह दिया कि ग्रीन चैनल बनाया गया कि आप गोल्ड लेकर आएँ, आप डॉलर लेकर आएँ, आपसे पूछा नहीं जाएगा। उससे आपका ज़खायर मीन्स कि आपके बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं वो भी इंक्रीज हुए। इन सारों का तजिया कीजिए। अब इसके अंदर जो मनफी पहलू आए, मसलन ये जैसे हमारे 11 सितंबर के वाक़यात आए, जो उसका तोड़ करना, उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए पावरफुल और एक बेहतरीन पॉलिसी अगर बनाई जाए, और माशाल्लाह हमारे मुल्क के अंदर इसका टैलेंट मौजूद भी है, तो हम उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब हर मसले को जो हमने डील करना है या उसको फेस करना है, उसके अंदर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कंप्रोमाइज़ करने के बजाय उसके सलूशन ढूंढने चाहिए अपने मुल्क और कौम के मुफाद के हिसाब से, अपनी अवाम के मुफाद के हिसाब से, अपने अदारों के मुफाद के हिसाब से। हम वो कर्ज़ों की शक्ल में जो चीज़ें लेते हैं तो वो जो नागहानी चीज़ है, अब हर चीज़ को नागहानी तो नहीं बनानी चाहिए। अब इसमें मैं कई मिसालें देने के लिए लॉजिकली तो दे सकता हूँ, लेकिन बहस बराए बहस में बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। एक छोटी सी मिसाल मैं चलते चलते ज़रूर दूंगा कि आपका मुल्क ज़री मुल्क कहलाता था। आपकी हर चीज़ की जो प्रोडक्ट एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से है और दूसरी भी आपके माजी के अंदर जो प्रोडक्शन थी, उसकी क्वालिटी को अप्रिशिएट किया जाता था, एक्नॉलेज किया जाता था, आपके टैलेंट को माना जाता था। आज हम फ़ौरन अपने बच्चों को बाहर क्वालिफिकेशन के लिए भेजते हैं, तो भाई पहले अपने मुल्क के अंदर जो आपके पास खजाना मौजूद है, आपके पास ब्रेन मौजूद है, उसको यूज़ कीजिए
और अपनी लोकल इन्वायरमेंट के अंदर आप देखिए कि हम कितनी तरक्की कर सकते हैं, और डेफिनेटली कर सकते हैं। बात होनी चाहिए इखलास की, बात ज़ाती मुफाद की नहीं होनी चाहिए कि इसमें मेरा किकबैक कितना मिलेगा, मेरा कमीशन कितना मिलेगा। ये जनरल में चीज़ें बता रहा हूँ जो आम तौर पर होती हैं। ये दुनिया में हर जगह मौजूद होती हैं, लेकिन जिंदा कौमें वो होती हैं कि जब वो डू एंड डाई वाली पोजीशन आए तो फिर कौमों को ऐसे बहरानों को फेस करने के लिए अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए, बैसाखी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अब आपके सामने जो ये चीज़ मैं अर्ज कर रहा हूं, मैंने कहा जी हम एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के हिसाब से आप देखिए, चूंकि हम भी बाहर रहे हैं, पाकिस्तान के आम आते तो मार्केट में शोर मचा था कि जी आम आए हुए हैं। पाकिस्तान का राइस, पाकिस्तान का फिश, मीट यानी गोश्त, इसके अलावा कोई भी चीज़ आप देखिए तो पाकिस्तान की हर चीज़ को जो है प्रायोरिटी नंबर 1 दी जाती है, और अब भी दी जाती है। इसलिए आप अपने इसको रोल बैक कर कर अपने उस खजाने को ढूंढिए जो अल्लाह ताला ने आपको फितरती तौर पर और कुदरती तौर पर इनामों से नवाजा हुआ है। उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसको दोबारा उसी तरह एस्टेब्लिश कीजिए जिस तरह पहले थे। उसमें खराबियां क्या आई, अब उनको भी देखना है। अदारे नुकसान में क्यों गए, उसकी रूट्स को भी देखना है। हमने एक दूसरे को इल्ज़ाम नहीं देना। जब ऐसे क्राइसिस आए, इल्ज़ाम तराशी की बजाय या किसी एक के गले में रस्सी फिट करने की बजाय हम लोगों ने सोल्यूशन ढूंढना है कि हम बहैसियत कौम इस जो बहरान है, इस बहरान से हमने किस तरह निकलना है, और वापस हमने अपनी ताकत और कुव्वत, इत्तेहाद और इत्तेफाक से अपनी कौम और अपने मुल्क की जड़ों को मजबूत करना है। असल ये हमारा मिशन एंड टारगेट होना चाहिए। इन चीज़ों को जब देखेंगे तो ये प्राइवेटाइजेशन वाली जो लानत है ये ख़त्म हो जाएगी। आप यकीन कीजिए, इस यकीन तो मैं नहीं कहूँगा, आप लोगों को इल्म होगा, लेकिन इसके अंदर मैंने बार बार जो रिपीट किया है, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स मीन्स पाकिस्तान, जो भी अदारे में काम करने वाले हैं वो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान में ही रहेंगे, पाकिस्तान से भागेंगे नहीं। असल चीज़ क्या है, उनका तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी के अपना एक कीमती वक्त अपनी सेहत तंदुरुस्ती के हिसाब से, अपनी ज़िंदगी के हिसाब से पाकिस्तान की खिदमत में वक्फ़ किया है। उसमें कोई ऊंच नीच या कमी बेशी अगर हुई है, अगर वो मुजरमाना नहीं है तो उसको इग्नोर करें, दिल बड़ा करें, और कौम को वापस एक मरकज़ पर लेकर आएँ और अपने छुपे हुए ख़जानों को ढूंढें, और ढूंढ कर आप इस मुल्क को, अपने कौम को, इस मुल्क और कौम को दोबारा उसी ताकत और कुव्वत और मजबूत बुनियादों के साथ दोबारा खड़ा कर सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं गया, लेकिन जज्बात के साथ नहीं, अपनी पसंद नापसंद के साथ नहीं, अपनी नाक अपनी अना के हिसाब से नहीं। पाकिस्तान की इंटरेस्ट, कौम की इंटरेस्ट और अदारों की मजबूती, तवानाई और तकद्दुस के हिसाब से हमें अपनी सोच अपनानी भी चाहिए, और पॉलिसियों को भी उसी तरह का बनाना चाहिए और उनको अपनाना चाहिए। मुसलमीन, आपके सामने जो ये वीडियो पेश की, इसमें जो मौजूदा हमारे क्राइसिस फाइनेंस के हिसाब से हैं, मैं उस पहलू से कि इस मुल्क को किस तरीके से हम इन क्राइसिस से निकाल सकते हैं वो आपके सामने पेश की। मेरी गुजारिश और मेरी ख्वाहिश होगी, आप ज़रूर कमेंट दीजिए आपकी क्या राय है। आखिर में इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।